तो हेलो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, हिंदी का ये प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, बघेली। तो ये तो पूर्व हिंदी की एक उपभाषा की एक बोली है, और ये ब्रज बोली पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की है, और कन्नौजी भी। यानी कि ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। ये पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा की एक बोली है, पूर्व हिंदी की। इसका विकास दोस्तों माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है सामान्य तौर पर। और दोस्तों, इसको अवधि की एक उपबोली भी कहते हैं। और पश्चिमी हिंदी बोली में ब्रजबोली, बुंदेली, कन्नौजी ये आते हैं। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम इसी तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, 14 सितंबर को तो की गई थी, ये तो डेफिनेटली पता ही है। 14 सितंबर 1948 को, ये तो गलत होगा। 14 सितंबर 1950, ये भी गलत होगा। 14 सितंबर और 1951, ये भी गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 14 सितंबर और 1949 को भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। और ये अनुच्छेद जोड़ा गया था 343 अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो कि इसी समय और इसी अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को भी राष्ट्र लिपि का दर्जा दिया गया। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्णमाला से पूछा गया है। ये बहुत ही इजी है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा होने वाला है आपका आंसर। तो आपका आंसर होने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कंठ वर्ण है, ये कंठ वर्ण कंठ में आता है। एक तो लघु आ होता है, और दीर्घ आ होता है, और होता है एक है होता है, और होता है विसर्ग होता है। और दोस्तों, वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, वर्गीय व्यंजन का वर्ग जो होता है पूरा, वो भी हमारा कंठ वर्ण होता है। का वर्ग जो होता है वो भी कंठ वर्ण में आता है। तो ओष्ठ्य में क्या आता है, ओष्ठ्य में जो होता है, ओष्ठ्य में होता है ऊ। मतलब वर्गीय व्यंजनों के अलावा जो होते हैं अलग से ऊ, लघु ऊ और दीर्घ ऊ भी होता है। तालव्य देख लीजिए, तालव्य में क्या होता है, तालव्य में ये वर्गीय व्यंजनों को छोड़कर ई, लघु ई और दीर्घ ई दोनों होती हैं। लघु ई और दीर्घ ई, ये दोनों तालव्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4वें नंबर के में, विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्प हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तेजस्वी होगा, जी हाँ। तपस्विनी, ये तो फीमेल वर्ड है। और ये हंसिनी, ये भी स्त्रीलिंग है। प्रोपकारणी भी गलत है। यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, तपस्विनी। इसका तपस्वी, और इसका हम स्त्रीलिंग देखें तो स्त्रीलिंग में करें इसको तपस्वी को, तो इसका होगा तपस्विनी इसका आंसर होगा। अगर पूछ लेता एग्जामिनर हमसे
कि तपस्वी का निम्न में से, जैसे पूछ लेता है ऐसे देखा, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तेजस्वी का, तेजस्वी का, तो तेजस्विनी होगा, तेजस्विनी, तेजस्विनी इसका फीमेल वर्ड होता। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पर, खूंटी शब्द दिया गया है, इसका बहुवचन क्या होगा? बहुवचन पूछ रहा है खूंटी का, तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा? खूंटिया, खूंटिया तो नहीं होगा, खूंटियों ये भी नहीं होगा, और खूंटियों ये तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर होगा हमारा ए। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। खूंटियाँ, खूंटियाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। ये एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये पूछा गया है यहाँ पर। इसमें छठे क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम से पूछ लिया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये वाक्य दिया गया है हमको यहाँ पर ऊपर, ये वाक्य जो दिया गया है इसमें हमसे पूछा है सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है ये कौन सा इसमें सर्वनाम होगा। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो आंसर क्या होने वाला है आप कमेंट में बताएं हमें। तो इसमें पुरुषवाचक होगा क्या? नहीं, पुरुषवाचक तो नहीं होने वाला। अनिश्चयवाचक ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक ये भी नहीं होगा। संबंधवाचक कैसे हो जाएगा? क्या ये दो वाक्य दिए हैं, इनमें कोई संबंध किससे दर्शाया गया है? कोई विभक्ति लगी है क्या जो कि संबंध बता दिया? इसका मतलब संबंधवाचक तो होगा नहीं। अनिश्चयवाचक कैसे हो जाएगा भाई? अनिश्चयवाचक इसमें तो निश्चित बात की गई है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। और पुरुषवाचक कैसे होगा? इसकी पहचान जो होती है निश्चयवाचक की, यह वह शब्द से होती है। यह वह शब्द ये सर्वनाम आते हैं आमतौर पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इससे वाक्य जोड़ा गया है, यह उपयोगी है, यह कितनी उपयोगी है, यानी कि निश्चित बात कही गई है। ये पुस्तक देखो, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यानी कि इससे वाक्य जोड़ा गया है। तो ये हमारा सर्वनाम होगा कौन सा? निश्चयवाचक। और हिंदी में वैसे देखा जाए तो हिंदी में बताया गया है, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 बताई गई है। और वैसे लेकिन देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद कैसे हैं? एक तो पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक हो गया है ना। एक होता है निजवाचक होता है, एक निजवाचक होता है, और एक होता है हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक। एक प्रश्नवाचक होता है, ये भी होते हैं 2, यानी कि 6 भेद हो गए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भेद हो गए एक किसके? सर्वनाम के। वैसे हिंदी में मूलतः जो हैं 11 सर्वनाम हैं, और मुख्य जो हैं सर्वनाम 6 हैं भेद। इस सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 7वां क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, तो वहाँ भयंकर, ये रेखांकित शब्द दिया गया है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई। ये रेखांकित पद है, क्या है? यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में क्या होगा? यानी कि ये जो हमें ये क्वेश्चन में रेखांकित जो पद दिया गया है, ये रेखांकित शब्द जो है भयंकर, ये किस प्रकार का पद है? विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण है क्या? प्रविशेषण है या सर्वनाम विशेषण है? इनमें से आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है विशेषण। कैसे? क्योंकि ये शब्द जो है भयंकर दुर्घटना की विशेषता बता रहा है कि जो दुर्घटना हुई है कैसी हुई है? भयंकर हुई है। यानी कि ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ, ये विशेष से हुआ। विशेषण और विशेष्य में क्या होता है? जो विशेषण होता है
जो विशेषण होता है अपने से आगे या पीछे आने वाले शब्द की विशेषता बताता है, तो वो शब्द जो होता है वो विशेष हो जाता है, जिसकी ये विशेषता बताता है, और ये खुद विशेषण हो जाता है। ये विशेषण की परिभाषा होती है। जैसे कि देखा जाए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कैसे कैसे? स्थिति के आधार पर 2 होते हैं। अगर स्थिति के आधार पर देखे जाएं तो स्थिति के आधार पर 2 होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो उद्देश्य होता है, उद्देश्य, और होता है एक विधेय। एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है। ये होते हैं स्थिति के आधार पर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में, नीचे जो वाक्य दिया गया है में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी कि जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो विकल्प कौन सा है, सही विकल्प पूछा है। तो इसके क्रिया की बात करी जाए तो क्रिया क्या होता है, क्रिया को समझना जरूरी है। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया क्या होता है? क्रिया जो होता है, क्रिया एक ऐसा शब्द है। क्रिया यानी कि वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य को होना दर्शाते हैं। क्रिया का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से होता है। जैसे न प्रत्यय जोड़ दिया जाए मूल धातु में, जैसे कि दौड़ना, यानी कि दौड़, ये दौड़ है, ये मूल धातु हो गई हमारी, और इसमें न प्रत्यय जोड़ दें तो ये दौड़ना हो गया, ये क्रिया बन जाएगी फिर एक। यानी कि क्रिया का निर्माण ही प्रत्यय जोड़ने से होता है। और इस क्रिया की बात की जाए क्रिया संयुक्त क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, और सजातीय क्रिया होती है जिसमें समान जाति के 2 शब्दों का जोड़ होता है। अनुक्रमात्मक क्रिया, जैसे कि चिड़िया चहचहाती हैं, जो चहचहाना है, इसमें ये क्या हो गया? अनुकरणात्मक क्रिया का एक शब्द है ये। जैसे कि चहचहाना, चिड़िया चहचहाती हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, ऐसे ही दे दिया जाए तो ये क्या हो गया? ये अनुकरणात्मक क्रिया का शब्द हो गया। और इसके बाद आता है जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया होता है। पूर्वकालिक में एक कार्य पहले होता है, फिर उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाता है तुरंत बाद, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। प्रेरणात्मक क्रिया होती है क्या? जब कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए, किसी दूसरे अन्य से करवाया जाए कार्य उसी समय, तो वो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। आज्ञार्थक क्रिया वो होती है, जैसे कि आज्ञा की बात की जाए, किसी के सम्मान की बात की जाए, तो वो आज्ञार्थक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है एक, और एक अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ये सकर्मक क्रिया जो होती है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव जो कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर पड़ता है। और एक अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया की बात की जाए तो अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव होता है वो डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, ना कि कर्म पर पड़ता है। और इसी प्रकार 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर 9वें प्रश्न में पूछा गया है, ये अरे शब्द जो दिया गया है, बोल्ड शब्द अरे, जो अरे शब्द है किस कारक की विभक्ति है? कारक को, जैसे कि यहाँ पर कारक आया, कारक को ही हम विभक्ति भी कहते हैं, कारक को ही विभक्ति या परसर्ग भी कह सकते हैं इसको। परसर्ग, कारक ही परसर्ग होता है और विभक्ति भी होता है। विभक्ति जो है ये किसी वाक्य में छिपी हुई भी हो सकती है। जैसे कि एक तो होता है कर्ता कारक,
एक करण कारक होता है जैसे कि इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन इसमें सी होने वाला है, संबोधन कारक। संबोधन कारक ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अरे शब्द क्या है? जैसे कि संबोधन में क्या होता है, विस्मयबोधक जितने भी शब्द होते हैं वो संबोधन में आते हैं, संबोधन किया जा रहा है। जैसे किसी का संबोधन करते हैं, अरे वाह कहते हैं ना, अरे वाह, शाबाश, ऐसे जो संबोधन किए करते हैं हम, वो शब्द किसके होते हैं? संबोधन कारक के होते हैं शब्द। जैसे कि अरे, ये अरे क्या है? संबोधन का बोध हो रहा है, यहाँ पर संबोधन की कर रहे हैं ना हम यहाँ पे किसी का, तो ये संबोधन कारक हो गया। और संबोधन कारक के बाद देखा जाए नीचे एक ऑप्शन है ये अधिकरण। ये अधिकरण जो है इसमें क्या होता है, में और पर से इसकी पहचान होती है, वाक्य के बीच में ही आती है, और क्या कहते हैं इसको, कहते हैं स्थान का बोध होता है में और पर शब्द से। और ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर जो कर्ता, ये कर्ता जो है यहाँ पर, ये कर्ता जो दिया गया है कर्ता कारक, इसमें क्या होता है, इसमें ने से, ने शब्द से पहचान की जाती है। इसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं, ये प्रथमा विभक्ति है। और ये करण कारक को तो हम बता ही चुके हैं, से यानी कि के द्वारा वजह इसमें व्यतीत की जाती है, वजह का बोध होता है। से के, ये जो से होता है इसका अर्थ इसमें के द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है, तब इसको कर्ण कारक कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, 10वां प्रश्न है, जो कि 10वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के पद भेद में नहीं आता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है? अपूर्ण काल आता है, ये तो आता है, ये तो गलत हो गया। पूर्ण काल आता है भूतकाल में, सामान्य काल आता है, ये भी गलत हो गया, यानी कि संभाव्य काल नहीं आता है। संभाव्य काल आता है वर्तमान काल में, भविष्य काल में भी आता है ये संभाव्य भविष्य काल भी होता है, और संभाव्य वर्तमान काल भी होता है। और भूतकाल की बात करी जाए तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के होते हैं 3 भेद, और वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद। और दोस्तों बात की जाए यहाँ पर इससे पहले, काल जो होता है ये टेंस, इसको ही व्याकरण में समय कहते हैं। समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं। और इसके काल के भेद होते हैं 3। काल जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल होता है एक, और दूसरा होता है भूतकाल जो ऊपर दिया गया है, और तीसरा होता है भविष्य काल। तीसरा भविष्य काल होता है। इनके भेद होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं 5 भेद, भूतकाल में होते हैं 6 भेद, और भविष्य काल में होते हैं 3 भेद। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल होता है, और तीसरा होता है लास्ट हेतु मध्य भविष्य काल।